कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है दो भाइयों की, जिनके बीच बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है, बहुत एकता है, लेकिन किसी कारण दोनों के बीच में बड़ा दरार आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानना है ना? तो कहानी को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आपको किसी और तरह की नई चीज़ें चाहिए, नई कहानियाँ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखा भी कीजिए, है ना? चलिए सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक बहादुर सिपाही जो अपने समय में बहुत बड़ा योद्धा था, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। आज वो मृत्यु शैया पे पड़ा, अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके दोनों बच्चे उसके पास ही बैठे थे। दोनों बच्चे उससे बहुत प्रेम करते थे। बड़ा बेटा था अजय, जो जवान हो चुका था, और छोटा बेटा था अजीत, जो अभी किशोर था। बूढ़े व्यक्ति को अपने मौत से डर लग रहा था कि मेरे छोटे बेटे अजीत को कौन देखेगा, वो किशोर है। तो उसने अपने बड़े बेटे अजय का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा अजय, मैं चाहता हूँ अजीत भी मेरी तरह बहादुर सिपाही बने। उसे तुम एक अच्छा इंसान बनाना, तुम मुझसे वादा करो। अजय ने कहा, पिताजी आप अजीत की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अजीत की बहुत अच्छे से देखभाल करूँगा, उसे एक बहादुर और होनहार इंसान बनाऊँगा। ऐसा कहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बूढ़े की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी अजय के ऊपर आ गई और अजय ने उसे बखूबी निभाया। अजय अजीत का बहुत ख्याल रखता था। अजय को एक ही चीज़ लगता था कि मैंने जो पिताजी को वचन दिया था कि मैं अजीत को एक बहादुर सिपाही बनाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा, तो उसे वो करना था। इसके लिए अजय बहुत ख्याल रखता था अजीत का, बहुत ध्यान रखता था अजीत का। अजीत भी धीरे धीरे सुंदर गठीला नौजवान बन गया। वह घुड़सवारी सीख गया, तलवारबाजी सीख गया और तीरंदाजी में तो उसका कोई दूसरा हाथ नहीं था। आसपास गांव नगर के लोग अजीत से बहुत प्रेम करते थे। अजय के तो आंखों का तारा ही था अजीत। लेकिन अजय की पत्नी अजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अजय की पत्नी को लगता था कि मेरा पति इतना काम करता है, खेती बाड़ी करता है, सारी जिम्मेदारियां उठाता है, और ये साहबजादे दिन भर मौज मस्ती करके गुलछड़े उड़ा के आते हैं और बैठे बिठाए उन्हें खाना मिल जाता है। ये सोच के अजय की पत्नी हमेशा अजीत से चिढ़ी सी रहती थी। एक दिन अजीत घर आया तो उसने कहा कि भाभी मुझे खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लग रखी है। तो अजय की पत्नी ने कहा, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या, चूड़ियाँ पहन रखी है क्या, अपना खाना खुद से निकाल के नहीं खा सकते हो? अजीत ने कहा, जी भाभी मैं खा लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कह के अजीत किचन में चला गया, उसने खाना परोसा और खाना खाने लगा। ये क्या, मुंह में कौर डालते ही अजीत का मुंह अजीब सा बन गया। अजीत ने देखा खाने में नमक ही नहीं है, किसी भी चीज़ में नमक नहीं डाला गया है। ऐसा बेस्वाद खाना उससे खाया नहीं जा रहा था। लेकिन अन्न का अपमान करना उसने नहीं सीखा था। उसने सारा खाना खा लिया और फिर भाभी को आके बोला, भाभी आपने शायद आज खाने में नमक नहीं डाला है, तो खाना थोड़ा बेस्वाद लग रहा है, आप लोग जब खाइएगा तो खाने में नमक डाल लीजिएगा। ऐसा सुन के अजय की पत्नी भड़क गई और कहा, इतना ही नमकीन खाने का शौक है तो जाओ सांभर की राजकुमारी से ब्याह करके ले आओ। सांभर राजस्थान का एक राज्य था जहाँ नदी जो थी वहाँ नमक बना करता था, तो इसलिए उसकी भाभी ने ये ताना कसा। अजीत को भाभी की बात अच्छी नहीं लगी तो अजीत ने कहा, भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मैं सांभर की राजकुमारी से विवाह नहीं करूँगा तब तक मैं इस नगर को नहीं लौटूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तभी लौटूंगा जब सांभर की राजकुमारी मेरे साथ आएगी। ऐसा कह के अजीत अपने घोड़े पर सवार होके कहीं चला गया। इधर अजय जब घर आया और उसे पता चला कि अजीत घर छोड़ के चला गया है तो वो बहुत दुखी हुआ, बहुत दिनों तक रोता रहा। अपनी पत्नी से बात करना भी उसने छोड़ दिया था, लेकिन अजीत लौटने का नाम नहीं ले रहा था। इधर अजीत सांभर राज्य में पहुंच गया और राजा के सभा में जाके राजा के सामने दंडवत होके लेट गया। राजा ने देखा एक
लंबा तगड़ा नौजवान उसके चरणों में साष्टांग दंडवत होकर लेटा है। तो राजा ने कहा, ओ नौजवान, तुम कौन हो? उठ के खड़े हो जाओ, तुम क्यों ऐसे दंडवत दे रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? अजीत ने कहा, महाराज, मैं एक बहादुर सिपाही हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में मुझे नौकरी मिल जाए। मैं इसीलिए आपके सामने दंडवत करके खड़ा हूँ। आप मेरी जो परीक्षा लेना चाहते हैं लीजिए, और मुझे अपने यहाँ काम पे रख लीजिए। राजा ने देखा अजीत बेहद ही खूबसूरत है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, बहादुर सिपाही दिख रहा है। तो राजा ने तुरंत ही प्रधानमंत्री को कहा, इसे मेरे मुख्य अंगरक्षक की नौकरी दे दो, लेकिन उससे पहले इसे 15-20 दिन की ट्रेनिंग करा लो। प्रधानमंत्री ने कहा, जी हुजूर। ऐसा कह के राजा वहाँ से चला गया। अब अजीत की ट्रेनिंग शुरू हो गई और अजीत ने बड़े ही मेहनत, ईमानदारी और बहादुरी से अपना ट्रेनिंग पूरा किया। उसके बाद उसे राजा के मुख्य अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया गया। अब अजीत बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से राजा का काम किया करता था। हमेशा राजा के पास साये की तरह घूमते रहता था। कभी राजा साहब को वो अकेला नहीं छोड़ता था, हमेशा सतर्क रहता था, जैसे बॉडीगार्ड लोग रहते हैं वैसे ही। एक दिन राजा ने अपने शिकार खेलने की इच्छा जाहिर की और उसने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि मेरे लिए काफिला सजाया जाए, मैं चाहता हूँ शिकार खेलना। तो प्रधानमंत्री ने कहा, जी हो जाएगा महाराज। ऐसा कह के प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए और उन्होंने बड़ा काफिला बना दिया और राजा साहब शिकार खेलने निकल गए। राजा साहब बहुत तेज घुड़सवार थे, उनके साथ घुड़सवारी करना आसान नहीं था, कोई उनके साथ टिक नहीं पाता था। लेकिन यहाँ अजीत घुड़सवारी में भी बहुत तेज था, इसीलिए वो राजा के साथ चलता रहा। बाकी सारे काफिले के जितने लोग थे सब पीछे छूट गए, लेकिन अजीत ने राजा को 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ा। वो राजा के साथ सरपट घोड़े दौड़ाता रहा। दौड़ते 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 दोपहर हो गई और राजा काफ़ी थक गया। एक घनघोर जंगल में जाके राजा ने कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ अजीत, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मैं यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। अजीत ने कहा, महाराज आप बेफिक्र होकर विश्राम कीजिए, मैं हूँ ना आपकी देखभाल के लिए, आप चिंता मत कीजिए। राजा वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठने के साथ ही उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। तभी एक भयानक खूंखार चीता ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। अजीत ने बड़े ही बहादुरी से चीते से लड़ना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक चीते से लड़ता रहा, लेकिन तभी क्या हुआ, उसके हाथ से तलवार फिसल के दूर गिर गई और तलवार गिरने की वजह से जो आवाज़ आई उस पर राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा अजीत बड़े ही बहादुरी से चीता के साथ लड़ रहा है। राजा साहब उठे और तलवार लेके उन्होंने अजीत को पकड़ा दिया। चीता राजा पर हमला करना चाहता था, लेकिन अजीत ने बड़े बहादुरी से चीता का सामना किया और अंत में चीते को मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी देर चीता से लड़ाई करने की वजह से अजीत भी बहुत थक गया था और चीता के मरते ही अजीत भी बेहोश होकर वहाँ गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। अजीत को घायल देख राजा का कलेजा मुंह को आ गया। इतने दिनों में अजीत ने राजा और रानी दोनों का दिल जीत लिया था। राजा अजीत से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने गोद में अजीत का सर ले लिया। राजा उसे सहलाने लगे, कभी उसे पंखा देते, कभी उस पर पानी छींटते। तभी काफिले के लोग भी पहुंच गए। उनकी सहायता से अजीत को महल में लाया गया। राजा ने अजीत का कमरा अपने खास बगल वाले कमरे में लगवाया और विशेष वैद्य को बुला के अजीत का इलाज शुरू किया गया। अजीत का इलाज चल रहा था और अजीत धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। राजा और रानी अजीत को लेके बहुत चिंतित थे, वो अजीत से बहुत प्यार करते थे। वो वैद्य को भी कहते कि किसी भी तरह अजीत ठीक हो जाना चाहिए। इधर वो भगवान से भी दुआएं किया करते थे कि हे ईश्वर अजीत को ठीक कर दो। इधर राजा की एक बेटी थी प्रियंवदा। राजकुमारी प्रियंवदा भी धीरे धीरे अजीत को पसंद करने लगी थी और धीरे धीरे वह अजीत के प्यार में पड़ गई थी। अजीत उसे बहुत पसंद था, तो वो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी अजीत के ठीक हो जाने की। एक दिन राजा और रानी दोनों अजीत के पास खड़े थे। कुछ ही दूर पर प्रियंवदा भी खड़ी थी। तभी अजीत ने आंखें खोली और राजा रानी को अपने पास पाके अजीत की आंखों से आंसू बह निकला। इतना प्यार अजीत को भाई के अलावा और किसी से नहीं मिला था। अजीत थोड़ा भावुक हो गया। राजा और रानी ने अजीत को गले से लगा लिया और कहा, अरे मेरे बच्चे तुम ठीक हो गए, तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ बेटा, मुझे तुम्हें कुछ देना है और तुमसे कुछ मांगना भी है। ऐसा कह के राजा साहब ने अजीत को वापस अपने जगह पे लिटा दिया। कुछ दिन बाद अजीत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और राजा से मिलने गया।
तो कहा महाराज आप उस दिन कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ मांगना है और मुझे कुछ देना भी है। तो राजा ने कहा तुमने जितनी बहादुरी से मेरे जान की रक्षा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम क्या मांगते हो। अजीत ने कहा वैसे तो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर सच में आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये आश्वासन दीजिए कि आप मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपने यहाँ नौकर रखेंगे, आप मुझे कभी नहीं हटाएंगे। राजा ने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम सदैव मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद राजा ने कहा मैं तुमसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ। तो अजीत ने कहा जी महाराज मैं इस काबिल कहाँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ, फिर भी अगर आपको लगता है तो बेशक आप मुझसे मांग सकते हैं। तो राजा ने कहा मैं तुम्हारा हाथ अपनी बेटी प्रियंवदा के लिए मांगता हूँ, तुमसे उचित वर मुझे प्रियंवदा के लिए और कोई नहीं दिखता है। अजीत भावुक हो गया, उसने कहा महाराज ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, राजकुमारी प्रियंवदा से विवाह करना इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी हाँ है। ऐसा सुन के राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए। एक दिन राजा और रानी अजीत को लेके अपने मुख्य खजाने वाले घर में गए और अजीत को बहुत सारा हीरा जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए बर्तन दिखाए और कहा ये सब तुम्हारा है, फिर भी इसमें से तुमको क्या खास लगता है जो हम तुम्हें दहेज में देना चाहते हैं, तुम बोलो अजीत तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वही दहेज में देंगे। अजीत ने कहा महाराज अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 100 ऊँटों के पीठ पे नमक की बोरियां लाद दीजिए और उन 100 ऊँटों को मेरे साथ मेरे नगर तक भेज दीजिए। ये सुन के राजा और रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रसन्नता भी हुई। इतने सारे खजाने और धन के बीच में भी अजीत ने क्या चुना तो नमक की बोरियां। दोनों ने कहा बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कह के राजा और रानी ने अजीत को आश्वासन दिया और वहाँ से चले गए। इधर राजमहल में अजीत और प्रियंवदा की शादी की तैयारियां होने लगी। नगर के लोग बहुत खुश थे क्योंकि अजीत से सब प्रसन्न थे, अजीत को सब मानते थे और प्रियंवदा तो वहाँ की राजकुमारी थी, सब उसे पसंद करते थे। और धीरे धीरे अजीत और प्रियंवदा के विवाह का समय आया और दोनों का विवाह हो गया। जिस दिन विदाई हुई उस दिन अजीत प्रियंवदा को लेके एक रथ पे आगे निकला और पीछे से 100 ऊँटों का लाइन जिसके पीठ पर नमक की बोरियां लदी हुई थी। इधर जब अजय को पता चला कि मेरा भाई वापस आ रहा है वो भी विवाह करके, तो अजय बहुत खुश हुआ। उसने नगर में मिठाइयाँ बांटी और अपने घर को सजाया। जब अजीत आया तो अजय ने उसे गले से लगा लिया और बहते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने भाई को देखा और कहा ओ मेरे भाई कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कितना अधूरा हो गया था। तुम्हारे भाभी के द्वारा किए हुए व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, हमसे भूल हो गई। अजीत ने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा न कहिए, आपसे कोई भी भूल नहीं हो सकती है और भाभी तो मेरे माँ के समान है, उन्होंने जो भी कहा उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं सांभर की राजकुमारी को आपके सामने बहू बना के लाया हूँ। ये तो भाभी के कहे हुए वचनों की वजह से हुआ ना, नहीं तो कैसे होता। ऐसा कह के अजीत ने अपने भाई को गले लगा लिया। इधर जब अजय की पत्नी द्वार पर आई, अजीत ने कहा लो भाभी तुम्हारे कथन अनुसार मैंने सांभर की राजकुमारी से विवाह कर लिया और अब तुम्हें खाना परोसने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी बहू रानी तुम्हें भी खाना परोस के खिलाया करेगी और साथ के साथ नमक तो मैं इतना ले आया हूँ कि अब तुम्हारे रसोई में नमक की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा सुन के अजय की पत्नी के आंखों में आंसू आ गया। अजय की पत्नी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए देवर जी, उस दिन गुस्से में पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या न कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अजीत ने कहा नहीं नहीं भाभी माफ़ी तुम मत मांगो, मुझे तो आशीर्वाद दो। ऐसा कह के अजीत ने अपने भाभी के पाँव छू लिए और प्रियंवदा को भी पाँव छूने के लिए कहा। इस तरह से सब आपस में मिल गए और एक अधूरा परिवार फिर से पूरा हो गया। तो देखा आपने अजीत की बहादुरी, उसने अजय की पत्नी द्वारा कहे हुए अपशब्द को भी अच्छे तरीके से लिया, नेगेटिव बातों को भी उसने पॉजिटिव बना के लिया। तो इससे ये पता चलता है कि हम नकारात्मक बातों को भी अगर सकारात्मक तरीके से लें और खुद पर वर्क करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है, वो हुनर है कि हम नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, है ना। अजीत ने ऐसा कर दिखाया ना, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कोई नेगेटिव बात कहे, नेगेटिविटी फैलाए, उसको अपने पॉजिटिविटी से काट दो, खुद पर वर्क करो, सेल्फ वर्क करो और जीवन में आगे बढ़ो। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।